वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड ने कितना पैसा इंडिया से लूट के ले गया है और इसके वजह से इंडिया का क्या हालत हुआ है, या फिर प्रेजेंटली हम लोग जो इंडिया देख रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले उस टाइम में इंडिया क्या था और किसके वजह से इंडिया का अभी जो कंडीशन है इसके पीछे क्या रीजन है, या फिर यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, या फिर आप इंग्लैंड को पकड़ लीजिए। इंग्लैंड बनने के पीछे ऐसे जो इंग्लैंड में बोलते हैं ना कि भाई हम लोग वी आर द मीन्स नेक्स्ट लेवल, वी आर द रिचेस्ट, वी आर द मीन्स पॉश पीपल। तो इसके पीछे भी एग्जैक्टली क्या रीजन है इसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट आया है जिसको कहा जा रहा है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया का क्या हालत किया गया है यूके के द्वारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल स्विट्जरलैंड में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठता है, जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन ही इस बार ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। और ये रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑक्सफैम के द्वारा बनाया गया है जिसके पीछे एग्जैक्टली बहुत सारा स्टडीज है, बहुत सारा रिसर्च किया गया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे कुछ जो हम लोग तो हमेशा ही क्लेम कर रहे थे भाई इंडिया में बहुत कुछ थे जो अंग्रेज हम लोग से लूट के ले गए। एग्जैक्टली क्या हालत था और अभी क्या है हम लोग के पास, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है 1765 से 1900 तक राउंड अबाउट 135 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया से लूट के ले गया है। और अगर हम लोग टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने बैठे तो ये अमाउंट राउंड अबाउट 64.82 ट्रिलियन डॉलर होगा। लगभग हम लोग 65 ट्रिलियन डॉलर ही पकड़ सकते हैं। इसमें ये जो टोटल मनी यूके में गया है उनमें से 50% जो मनी है जो रिच है उन लोगों के पास गया है। जो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो यूके में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पीपल है उन लोगों के ही जो एंसेस्टर थे या फिर उन लोगों के जो दादा परदादा थे उन लोगों के द्वारा ये मनी उन लोगों के पास ही गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें 32% मनी जो है वो गया है मिडिल क्लास फैमिलीज के पास। मतलब कॉलोनियल टाइम में जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम में जो नया मिडिल क्लास वहां उस टाइम में यूके में बॉर्न हुआ उन लोगों के पास 32% मनी गया है। ये टोटल मनी के जो मैंने आपको कहा लगभग 65 ट्रिलियन डॉलर, और इसका 50% गया है 10% पीपल जो यूके में अभी रिच है। मगर उन लोगों के मतलब अगर देखा जाए कॉलोनियल टाइम से ये लोग रिच होना स्टार्ट किया है, और यही रिच होने के पीछे जो मेजर रीजन था वो है इंडिया से जो पैसा या फिर इंडिया से जो भी कुछ लूट के ये लोग ले गए थे। जैसे मैंने आपको कहा कि स्विट्जरलैंड में इस बार ये इकोनॉमिक फोरम हो रहा है और ये हर साल ही होता है, और इस बार जब ये फोरम स्टार्ट हुआ तो पहले दिन ही ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है टेकर्स नॉट मेकर्स, मतलब दूसरे का जो सामान है वो छीन के ले लो मगर खुद अपने तरफ से मेहनत करके कुछ मत बनाओ। ऑब्वियसली ये किसको इंडिकेट कर रहा है ये सबको पता है, और सारा डेटा जो है ये ऑक्सफैम के द्वारा सामने लाया गया है। और ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है इसके पीछे डिफरेंट जो रिसर्च है वो इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कोई सिर्फ एक ही संगठन या फिर एक ही ग्रुप अपने तरफ से रिसर्च किया और सब कुछ निकाल दिया। डिफरेंट ग्रुप्स मिलके ये सारा इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है सबको एक्यूमुलेट किया, उसके बाद जाके ये रिपोर्ट बनाया गया है और उसके बाद जाके ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने लाया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम में ये सब कुछ किया गया है। उस टाइम में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी को डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोपोली बिजनेस करने के लिए दिया गया था। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भाई आप इंडिया में जाओ, आप इंडिया में बिजनेस करो, जो भी वहां से आपको बिजनेस होता है उस हिसाब से आप वहां बिजनेस करो। ऑन द अदर साइड डिफरेंट जो अदर कंपनीज है उन लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया था, जिसके वजह से डिफरेंट टाइम में ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये लोग अपने तरफ से डिफरेंट वे में इंडिया को लूट किया है। और ये सारा जो टोटल 65 ट्रिलियन डॉलर के जो राउंड अबाउट जो 65 ट्रिलियन डॉलर है ये कंप्लीटली ये लोग इंडिया से लेके गया है, जिसके वजह से एग्जैक्टली उस टाइम में दुनिया जो है दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू किया था। दो पार्ट में मतलब एक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन है? ग्लोबल नॉर्थ में नो डाउट जो रिच कंट्रीज है, जिसमें अगर हम लोग देखें यूरोप को ले ले या फिर हम लोग अगर एशिया का जो नॉर्थ पार्ट है उसको अगर हम लोग ले ले या फिर अमेरिका का जो नॉर्थ पार्ट है इसको हम लोग ले ले। ऑन द अदर साइड ग्लोबल साउथ में कौन है? ग्लोबल साउथ में एशिया का जो साउथ पार्ट है, अफ्रीका है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ में रहने के बाद भी वो ग्लोबल नॉर्थ के साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली यही हुआ था कि दुनिया में जितना सारा जो गरीब कंट्रीज है उन लोगों को ये सारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग
ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ले ले, ये लोग एक्सप्लॉइट किया और वहां से वो लोग अपने तरफ से जितना भी हो सके निचोड़ के जो भी सामान मिला, जो भी पैसा मिला, जो कुछ भी मिला, सब कुछ अपने कंट्री में लेके गया। जिसके वजह से ही आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया जो है एग्जैक्टली अगर हम लोग पैसा के हिसाब से देखें तो दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा है ग्लोबल साउथ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो नो डाउट कॉलोनियल टाइम से ही इंडिया या फिर इंडिया के अगल बगल में जो भी कंट्रीज है उन लोगों के द्वारा सप्लाई किया जाता था। ऑन द अदर साइड जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए, उसके बाद से ये जो सप्लाई चेन है वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया है, जिनमें जो डेली वेजेस वर्कर है उन लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया गया। ये सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी थे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग क्या करते थे, ग्लोबल साउथ में जो वर्कर रहते थे उन लोगों को काफी कम वेजेस प्रोवाइड करते थे। राउंड अबाउट 87 से 95% लेस प्रोवाइड करते थे, जिसके वजह से ये सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये काफी फायदा करते थे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें उन लोगों के कंट्री में अगर कोई वर्कर है, उन लोग का जो वेजेस है कंपेयर टू जो साउथ मतलब ग्लोबल साउथ में रहते हैं उन लोगों से काफी ज्यादा होता था, जिसके वजह से ये लोग सिर्फ वर्कर को पीट के या फिर वहां का जो पुलिस है उन लोगों को यूज करके इन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन करवा के जो काम है वो निकालते थे। ऑन द अदर साइड अपना कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको ही डेवलप करते जा रहे थे ये लोग। 1750 में इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मतलब जिसमें अगर आप इंडिया को ले ले, पाकिस्तान को ले ले, चाइना को ले ले, अफगानिस्तान को ले ले, इन सब कंट्री में जो टोटल ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो था आपका 35%, जबकि 1900 आते आते ये 2% में हो गया। मतलब ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरिया में सिर्फ 2% हो गया। इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो कंपनीज यहाँ आए थे डिफरेंट कंट्रीज में, उन लोगों ने अपना जो पॉलिसी बनाया वो इस तरह से पॉलिसी बनाया है कि भाई यहाँ से जितना भी सामान है उसको लेते जाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, आगे जाके ये सारा जगह को पूरा हम लोग खाली कर देंगे, जिसके वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ से और कुछ आउटपुट मिलने वाला है नहीं। और यही हम लोग को देखने को मिला 1900 में। अब सोचिए 1715 में ये 35% था और 1900 में ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ 2% में आ गया, because of this policy that are made by this type of organizations। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने ये सब कुछ किया। अगर हम लोग देखें ब्रिटिश ने ये करने के लिए ब्रिटिश ने इंडिया में आर्मी रखे थे। एग्जैक्टली आर्मी का जो टोटल काउंट था वो था आपका 26 लाख, जो कि ब्रिटिश पीस टाइम आर्मी के डबल काउंट में थे। तो आप समझ ही सकते हैं इन लोगों का मेन जो काम था, ये लोग हमेशा अपने तरफ से जो भी वर्कर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर जोर जुल्म करते थे कि भाई तुम लोग काम करो, और इसके वजह से ही ये लोग अपने तरफ से ये आर्मी को रिक्रूट करके रखे थे, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। ऑन द अदर साइड ये लोग कभी भी इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ इंडिया से जो भी सामान मिल रहा है बस उसको निचोड़ के ले जाना है, यही इन लोगों का मेंटल सेटअप था। 1830 से 1920 तक 3.7 मिलियन पीपल, जिसमें इंडियन थे, चाइनीज थे, जापानीज थे, अफ्रीकन थे, सबको ट्रांसपोर्ट किया गया है आगे जाके जो कॉलोनियल इंडस्ट्रीज थे या फिर जो माइंस थे वहां काम करने के लिए, वो भी एक बहुत ही कम वेजेस पे। अगर ये लोग अपने तरफ से कुछ भी इसके प्रोटेस्ट करते थे तो नो डाउट आर्मी के द्वारा इन लोगों को कंट्रोल किया जाता था उस टाइम में। और ये सब करने के वजह से 1875 में अगर हम लोग देखें तो दुनिया में जो टॉप अर्नर्स थे वो थे आपके जो यूरोप में ऑफिसर्स थे वो लोग, क्योंकि वो लोग ही ये पूरा गेम को प्लान कर रहे थे, वो लोग ही अपने तरफ से चला रहे थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अर्निंग हो रहा था वो इन लोगों के पास ही जा रहा था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कुछ साल बाद धीरे धीरे ये जो है जो डिफरेंट ट्रेडर्स जो है वो लोग अपने तरफ से इसमें इन्वॉल्व हुए और वो लोग भी धीरे धीरे जो पैसा है वो गेन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये सब हुआ, मगर ये जो ब्रिटिश आर्मी था एग्जैक्टली ये कैसे ये सब कुछ कर पाए, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? ब्रिटिश ने अपने तरफ से एक सेम ओल्ड फॉर्मूला यूज किया था, डिवाइड एंड रूल, डिफरेंट बेसिस पे, चाहे वो रिलीजियन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जेंडर हो, इस डिफरेंट बेसिस पे हमारे जो समाज थे, हमारे समाज के वो लोग डिवाइड करना शुरू कर दिया और आपस में हम लोग लड़ाई करें हमेशा, यही वो लोग ध्यान में रखे और इसके वजह से ही हम लोग एग्जैक्टली यूनाइटेड नहीं थे। और यही मेजर इशू था जिसके वजह से ब्रिटिश ये कर पाया और ब्रिटिश हम लोग के बीच में
ये भेदाभेद करके अपने तरफ से सब कुछ आगे जाके वो लोग लूट के ले गए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि वो लोग अपने तरफ से एक और फॉर्मूला यूज किए थे। उन लोगों का कहना था कि भाई ये जितना भी कॉलोनियल कंट्रीज है इन लोगों को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे और यहाँ के जितने भी मतलब रहने वाले हैं इन लोगों को हम लोग हर टाइम ड्रग इंजेक्ट करते रहेंगे, जिसके वजह से यूके जो है यूके डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज में जो ओपीएम है उसका बिजनेस करता था, वो ही इंजेक्ट करते रहता था, जिसके वजह से ज्यादातर जो कंट्रीज के लेबर्स थे वो लोग हमेशा नशे में रहते थे। वो लोग अपने तरफ से उठ के खड़ा होकर ये प्रोटेस्ट करेंगे या फिर इसके खिलाफ खड़ा होंगे, ऐसा कुछ वो लोग सोच भी नहीं पाते थे। और यही फॉर्मूला को यूज करके वो लोग आगे जाके कंट्री से पूरा सब कुछ लूट के ले गया है। तो ये सब सुनने के बाद आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, भैया ये सब तो सुन लिया, बहुत ही खराब लगा। नो डाउट इंडिया गवर्नमेंट जो है ये बहुत दिन से बोल रहे हैं, हर इंडियन ये बोल रहे हैं बहुत सालों से। आज के डेट में ये रिपोर्ट में ये पब्लिश करके पूरा क्लीन एंड क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली आज के डेट में यूके या फिर अगर आप लोग यूरोप को भी ले ले तो कंट्री ये लोग जो बोलते हैं कि हम लोग तरक्की किए, हम लोग रिच है, हम लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन यही है। आज के डेट में भी अगर आप कोई यूके में जाके किसी को भी एक रिच फैमिली को देखे तो नो डाउट उनके जो एंसेस्टर है कहीं ना कहीं से ये सारे इफेक्ट्स के वजह से ही वो लोग अमीर हुए हैं। जो पैसा है वो हम लोग का है, मगर आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये जो पैसा है ये हम लोग का है, ये तो प्रूफ भी हो गया, डिफरेंट स्टडीज भी आ गए हैं, क्या यूके इंडिया को ये पैसा देगा? एक पैसा भी देने वाला नहीं है। मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो रिपोर्ट है इसको हम लोग ग्लोबल लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ये वीडियो जो है ये शेयर कर सकते हैं, जिससे आगे जाके हर इंडियन को पता चल सकता है कि भाई हम लोग क्या थे और कौन सा गलती था जिसके वजह से हम लोग का ये हालात हुआ और इससे जाके किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो होपफुली ये वीडियो आप किसी ना किसी के साथ शेयर करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आपको इस बारे में और भी कुछ कहना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज ए इंडियन प्लीज एक कमेंट कीजिए और आपका जो सोच है वो मुझे बताइए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हर किसी को पता चलता है कि आप एज ए इंडियन जो ब्रिटिश थे उन लोगों को कैसे सोचते हैं और इसके पीछे आप एग्जैक्टली आपका व्यू क्या है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है जिनके साथ आप ये वीडियो शेयर करने वाले, सबको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।